तो hello friends and welcome back to English by Vijay Kamar. So today in this video I will discuss a narration concept कि जैसा आप देख रहे होगा कि एक मैं इसमें नरेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यूजफुल रहेगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे वन डे टाइम्स इंग्लिश आती है उसमें ये हर एक सेक्शन को कवर करेगी। नरेशन का ये कॉन्सेप्ट बड़ी इजीली पेन कॉपी ले लेना, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना। वो कॉन्सेप्ट है नरेशन का जो एक बेहतरीन फॉर्म, यानी कि एक नरेशन का मैं एक कॉन्सेप्ट में पूरा नरेशन खत्म कर दूंगा आपका। यानी कि ये देखना पड़ेगा कि आपको किस वे में आप नरेशन को उठाते हो। रट्टाफिकेशन में या रटने का कोई काम सेंस नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल उम्दा कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं उतारूंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के जरिए चीजें उतारूंगा, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो रहेगी जो भी आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो उनके लिए यूजफुल रहेगी, एकेडमिक क्लासेस के लिए भी यूजफुल रहेगी, ठीक है ना। तो नरेशन का कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डाल लेना नरेशन कॉन्सेप्ट। नरेशन का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही, देखो नरेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही लेंथी चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी में से सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर हम मेंस की बात करें या प्री की बात करें, प्री में देखते हैं तो हम 1 से 2 क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्जाम्स ले लो आप, ठीक है ना। लेकिन मेंस में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 से 4 में मिल जाते हैं। और हम किस वे में नरेशन को चेंज करते हैं, चेंज यानी कि हम रटते हैं, वो भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग और कुछ यहाँ बेहतरीन नई चीज़ें मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो बहुत से आपके भी थॉट्स यही होगी कि भाई नरेशन का टेंस चेंज होता है, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि टेंस चेंज कैसे और क्यों होता है या नहीं होता, वो बाद की बात है, डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब लेते हैं पेन को पे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना और हम लेंगे नरेशन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो अब मैं आपके सामने एक नरेशन का मैं डिस्कशन कराऊंगा, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक रहेगा, नरेशन का बिल्कुल बेसिक रहेगा जो भी हम नरेशन पढ़ते हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपका 90% नरेशन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, बस समझने पे डिपेंड है आपके, ठीक है ना। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नरेशन कॉन्सेप्ट है और आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेसिकली ये, ठीक है ना। She said to me, comma, inverted commas, Ram goes there, ठीक है ना। ये एक नरेशन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अब मैंने कहा सर इसको चेंज कर दो, ठीक है सर इसको चेंज कर दो, तो आपने चेंज कर दिया भाई। शी सेड को किस में बदल देते हैं हम, टोल्ड में, और शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह हम क्या लगा देते हैं, दैट, ठीक है। राम का राम रहेगा, गोस का क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वेंट हो जाता होगा, और देयर का देयर, ठीक है। मैंने बोला आपने चेंज कर दिया, मैंने लिखा क्वेश्चन और आपने वो क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब देखो सबसे खतरनाक बात यहां पे ये है, ना तो आपको इसका मीनिंग पता और ना आपको इसका मतलब पता, बस हमें यहां छोड़ दो, हम यहां आ जाएंगे। ये होता है भाई रट्टाफिकेशन, ठीक है ना। हमको पता कुछ नहीं है, बस हमको ये पता है कि सेट टू कम टोल्ड में चेंज करते हैं, कहीं ना कहीं टेंस चेंज हो जाएगा। ये चीजें आपने देखी होंगी और हर एक स्टूडेंट यही गलती करता होगा। तो ये हो गया बेटा रटने का बिल्कुल रटने का वे हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं इनका मतलब बताता हूं, मैं इन चीजों का ही मतलब बताऊंगा एक्चुअल में ये होता क्या है और नरेशन बना कैसे, बेसिकली ये भी बात करूंगा, है ना। और नरेशन का ये चेंजेस होते क्यों हैं, ये भी तो पता होना चाहिए भाई ये चेंजेस होते क्यों हैं। अब आपने ये सोचा कि भाई इसमें टू कहां गए, इसमें तो टू आया नहीं, बाकी सारी चीजें हो गई, गोस का कहीं ना कहीं वेंट रहा देगा। तो ये सारी चीजें कैसे चेंज होते, ऐसे यानी कि हाउ टू बी पॉसिबल, हाउ टू चेंज इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें हम अब 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो अब यहां से हमारा नरेशन स्टार्ट होता है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब मैं यहां से इसको रफ करना हूं, ठीक है ना। ये जो आपने चेंज कर दिया 1 मिनट में, इसको मैं यहां से रफ करता हूं और एक्चुअल मीनिंग देखते हैं हम इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे कि शी सेड टू मी, अब देखो आपने शी सेड टू, अगर मैं इस सेड टू की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक पास्ट की कंसिडरेशन फॉर्मेशन है, पास्ट की बात है, यानी पास्ट में मैं बाइलिंगुअल लिख देता हूं, यानी कि पास्ट की बात है, यानी कि शी ने पास्ट में रह के मी से कुछ कहा, तो राम गोज देयर। अब नरेशन का एक वजूद है, नरेशन का एक वजूद क्या है बच्चे, जब आप ये स्पीच बोलते हो ना, तो रियल लाइफ में भी यही होता है कि कभी कभी होता है ना कि उस बंदे के शेम शब्द क्या थे वो मुझे बताओ। तो नरेशन का मतलब यही है कि 2 बंदों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो किसी हम थर्ड पर्सन को बताते हैं, ठीक है। जैसे सी सेड टू मी, सी ने कहा, यानी कि सी ने कहा मी को, क्या कहा कि राम गोज देयर, कि राम गोज देयर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्ड है ये वाले जो राम गोज देयर, ये है किसके, तो एक्चुअल में ये है तो शी के ही वर्ड, सेम शब्द है शी के, सेम वर्ड शी के,
ये सेम वर्ड है तो सी के ही ना, है तो सी के ही वर्ड सेम, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि भाई शी ने सेड टू मी कहा राम गोज देयर। अब ये क्या चीज होती है, ये बात आप किसी थर्ड पर्सन को बताओगे, किसी और को क्यों बताओगे, यू को बताओगे, यू को ही तो बताओगे भाई। शी सेड टू मी राम गोज देयर, तो आप किसी और को क्यों बताओगे, यू को बताओगे। ठीक है चलो कैसे, अब देखो, अब नरेशन ये कहता है कि जैसे अब सपोज सी ने कहा सी सेड टू मी राम गोज देयर, ये बात हुई। अब कोई आपसे फोन मिलाता है और आपसे कहता है कि भाई कहाँ है तू, और कहीं ना कहीं वो आप उससे एक ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, और आप अपने फिर तीसरे दोस्त को क्या बताते हो कि यार वो तो मुझे धमकी दे रहा था कि वहां बुलाने की बात कर रहा था। अब उसने बॉस धमकी तो नहीं दी थी, उसने सिर्फ ऊंची आवाज में बात करी थी, धमकी तो नहीं दी थी। तो यही डिफरेंशिएट है कि बात हम सिर्फ उसी लहजे में बतानी चाहिए जिस वे में वो बताई गई हो। मिर्च मसाला हम ना ऐड करें तो इंडिया में 99% तो लड़ाई ऐसे ही रुक जाती है भाई, क्योंकि मिर्च मसाला बहुत ऐड करते हैं, कोई भी घटना हो जाती है तो उसमें हम अपनी अजम्पशन, अपनी कहानी क्रिएट करके बताते हैं। तो वही मतलब होता है सेड टू का मतलब होता है किसी चीज को कहना। लेकिन नरेशन ये कहता है कि मेरे को उसी फॉर्म में बताओ, उसी सेम शब्दों में बताओ कि एक्चुअल में जो सी के क्या वर्ड थे। तो शी ने भाई क्या कहा था, राम गोज देयर। तो यही चीज होती है कि आप, नरेशन का मतलब होता है कि नहीं दो पर्संस के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो किसी हम थर्ड पर्सन को बताते हैं, दैट्स कॉल्ड अ नरेशन। तो यही चीज होती है यहाँ पे नरेशन। ठीक है चलो यहां तक बात हुई क्लियर। अब शी ने सेड टू मी, शी ने कहा पास्ट में रहकर मी को कहा कि राम गोज देयर, ये बात हुई। चलो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताओ लॉजिकल, अब यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जो शी है ये, शी है ये, तो ये शी किस टाइम है, उस टाइम का पास्ट है, लेकिन ये क्या है अपना पास्ट है, तो पास्ट का स्पीकर तो यही होगा ना शी, क्योंकि उस टाइम का स्पीकर कौन है, शी, क्योंकि ये बात शी कह रही है। ठीक है, और लिसनर कौन है बच्चे, लिसनर है क्या, मी, और लिसनर कौन है अपना, मी, लिसनर कौन है अपना, मी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी एक स्पीच देते हैं हम तो उसमें एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, और जो अब देखो, अब ये तीसरे व्यक्ति को हम बताते हैं लेकिन वो नॉन एक्टिव पर्सन होता है जो अभी हमारी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड अभी है नहीं। ठीक है चलो यहां तक बात हुई। अब यहां पे देखो, जब ये पास्ट की बात है, ये भी पास्ट की बात है, जब ये भी पास्ट की बात है, लेकिन आज मैं उसको अपनी वे में बताऊंगा, यानी कि जब ये बात की गई होगी, शी ने जब ये बात कही होगी तो वो तो पास्ट में कही होगी, लेकिन मैं जो आज ये वर्ड आपसे बताऊंगा वो तो मैं प्रेजेंट में रह के बताऊंगा, लेकिन वो उस टाइम का पास्ट था, सी का जब चल रहा था, लेकिन शी ने वो बात तो प्रेजेंट में बताई होगी, लेकिन आज भी मैं उस बात को प्रेजेंट में बता रहा हूं, लेकिन उस टाइम का प्रेजेंट आज का पास्ट बन चुका है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकल, यानी कि थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है, इसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, चलो यहां तक बात हुई है। तो स्पीकर शी हो गया, यानी कि लिसनर भी हो गया। अब जब मेरे को एक नए फॉर्म में ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखो बात क्या होती है, जब मैं किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा, किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा तो वो सारी चीजें सेम होगी, यानी कि सारी चीजें कहीं ना कहीं नई निकल के आएंगी, सारी चीजें कहीं ना कहीं नई निकल के आएगी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्पीकर उस टाइम शी था, तो अब मैं अगर स्पीकर की अगर मैं बात करूं, अब स्पीकर की अगर मैं बात करूं, तो अब स्पीकर कौन है, आई, क्योंकि मैं ही तो बताऊंगा ना इस चीज को। अब स्पीकर हो गया कौन, आई, क्योंकि मैं इस चीज को बताऊंगा, अब स्पीकर हो गया आई, और लिसनर कौन हो गया बच्चे, लिसनर कौन हो गया, आप यू, क्योंकि आप किसको बता रहे हो वो बात, यू को बता रहे हो। जब आप स्पीकर आई आ गया, नया न्यू स्पीकर, जब अगर मैं ये कह दूं ना कहीं ये एक न्यू स्पीकर है, क्योंकि उस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो स्पीकर कौन हो गया, आई, और लिसनर कौन हो गया बच्चे, यू। तो इस चीज को हम ऐसे प्रूव करते कि भाई कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहाँ पे एक्चुअल में चलती होगी। ठीक है चलो अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं इस चीज को। यहां तक ये, चलो यहां तक ये बात हुई, तो एक्चुअल में आपको ये पता चला कि भाई ये सारी चीजें होती क्या है। चलो अब इसको बारी करते हैं हम, अब इसको कॉन्सेप्ट को, ये की पूरी जो हमारी होती है ना बच्चे, ये होती है कि पूरी ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है रिपोर्ट करने वाली वर्ब, यानी कि रिपोर्ट करने वाली वर्ब, दैट मींस वो उस चीज को हम रिपोर्ट करते हैं, और ये होती है हमारी, क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाली क्या होती है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसी का पूरी की पूरी स्टेटमेंट को क्या करते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो कि हम, आपने देखा ही होगा। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही होते हैं, नरेशन से जुड़ी होती है। डायरेक्ट स्पीच ये होती है जो हम किसी वे में डायरेक्ट बोल देते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच करके बताते हैं। चलो अब यहां तक बात, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के। अब मेरे को इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनानी है, तो चलो कैसे बनाएंगे। तो शी का शी रहेगा, आपको भी पता है शी का शी रहेगा। चलो ठीक है, अब मैं इसकी फॉर्म को चेंज कर रहा हूं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के जरिए। अब सेट टू का मतलब क्या होता है बच्चे, कहना, किसी चीज को कहना। ठीक है, और वो अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं एक टोल्ड लगा के बात करता हूं। टोल्ड का मतलब होता है बच्चे स्पेसिफिक मीनिंग होता है, टोल्ड का मतलब किसी चीज को बतलाना, किसी चीज को यानी कि बतलाया, यानी कि कंप्लीट अपने आप में मीनिंग होता है बतलाया। ठीक, अब मैं यहां पे लगा देता हूं टू। चलो ठीक है, मैंने लगा दिया टू। चलो मी भी हम पलटते हैं और आसान बनाते हैं चीजों को। मी मैं यहां पे पलट के मैं यहां पे कर देता हूं रोहन, क्योंकि नाम से चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड होती है। चलो ठीक है, अब देखो यहां पे कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, सी
सैड रोहन। अब मुझे क्या बता, अब मुझे बताओ सी के मुंह से क्या निकला होगा, रोहन, क्योंकि सी ने कहा रोहन। ठीक है, सी ने कहा रोहन। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने ये स्पीच ऐसे लिख देता हूं, शी सैड जय माता दी। अब सी के मुंह से क्या निकला होगा भाई, जय माता दी। अगर मैं इस स्पीच को ऐसे लिखने की कोशिश करूं, शी सैड रोहन, तो सी के मुंह से फिर क्या निकला होगा, रोहन। फिर तो आप यही स्पीच बतानी पड़ जाएगी आपको, फिर तो आपको यही स्पीच बतानी पड़ जाएगी भाई, क्योंकि यही स्पीच अगर बतानी पड़ जाएगी तो, और वहां पे आप अपने शब्द पेल रहे हो, तो हाउ टू बी पॉसिबल, क्योंकि टू प्रेपोजिशन वहीं लगाते हैं किसी चीज को हम किसी वे में किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं। अगर मैंने यहाँ पे टू नहीं लगाया ना, अगर मैंने यहाँ पे टू नहीं लगाया होगा, अगर मैंने यहाँ पे टू नहीं लगाया, तो फिर सी के मुंह से भाई रोहन ही निकला होगा। ये बात आप जान के रख लो, क्योंकि सी के मुंह से फिर रोहन ही निकलेगा। तभी कहते हैं भाई टू लगा लो, यहाँ पे प्रेपोजिशन की इज्जत रखो, क्योंकि प्रेपोजिशन वहीं लगाते हैं जहां पे नीड होती है किसी चीज की। प्रेपोजिशन हम तभी, हर किसी को प्रेपोजिशन भाई कठिन लगती है, ठीक है ना, तो यही इसका रीजन है। तो इसलिए हम सैड के साथ में टू लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको रीजन पता चला कि भाई सैड के साथ में टू क्यों आता है। टू इसलिए आता है कि अगर हमने टू नहीं लगाया तो फिर हमको सेम स्पीच वही बतानी पड़ जाएगी जो हमने, यानी कि जो रोहन, यानी कि जो हमने कही है, यानी कि फिर तो सेम शब्द ही बताने पड़ जाएंगे हमको अपने, ठीक है। लेकिन सॉरी, उसी के सेम शब्द बताने पड़ जाएंगे जो उसने कहा है, और वहां आप फिर अपने वर्ड यूज नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड अ नरेशन, ठीक है। तो फिर यहां पे मैंने लगा दिया भाई, चलो टू टोल रख दिया, अब मैंने यहां पे टू रख दिया, ठीक है। अब देखो टू मैंने जब यहां पे रख दिया, अगर मैं आपसे ये बोलूं ही प्ले एट हॉकी, ठीक है, जम नहीं रहा, चलो मैंने ये लिख लिया ही प्ले विद हॉकी, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, यहाँ पे फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा मीनिंग। जब मैं यूं कह रहा हूं कि जहां प्रेपोजिशन की नीड नहीं है, वहां आप उंगली कर क्यों रहे हो सर, वहां आप उंगली कर क्यों रहे हो, क्योंकि प्रेपोजिशन ये कहती है जहां मेरी नीड हो वहीं मुझे यूज करना चाहिए, और यहां पे मेरी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, इस प्रेपोजिशन को यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए भी यहां भी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां भी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टोल्ड अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए मुझे वहां पे टू की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टोल्ड अपने आप में स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, शी ने बतलाया, कंप्लीट अपने आप में मीनिंग है। अब मैं लग दूंगा यहां पे रोहन, शी ने बतलाया, क्या बतलाया, रोहन को कुछ बतलाया, चलो रोहन को बतलाया। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या रखते हैं, दैट। अब देखो दैट कंजंक्शन कब यूज होता है, दैट कंजंक्शन तब यूज होता है जब हमें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देनी हो, किसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना हो, वहां हम दैट यूज करते हैं। अब देखो कैसे, शी ने बतलाया था रोहन को, क्या बतलाया था, दैट। अब आगे की स्पीच बताओगे, अब आगे की स्पीच बताओगे क्या बतलाया था, बता क्या बतलाया, ठीक है ना। तो शी ने टोल्ड रोहन, शी ने यानी कि बतलाया रोहन को दैट, क्या बतलाया, अब आगे करो। अब राम का राम कर देते, ठीक है ना। अब देखो गोज, अब यहां पे गोज क्या है, गोज का हम क्या कर देते थे हमेशा, वेंट, और देयर का देयर, ठीक है ना। तो ये है इसका डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि ये है हमारी की पूरी पूरी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमने 1 मिनट में चेंज कर दी थी, वो इसका एक्चुअल सेंस ये निकल के आता है कि ये जो पूरी की पूरी जो हमने स्पीच 1 मिनट में बदली थी, वो यहां पे ये चीज निकल के आती है कि भाई ये सारी स्पेसिफिक रीजन होता है किसका, कि भाई सेट टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग हम किससे चलते हैं, भाई दैट कंजंक्शन हम कब यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन अब तभी यूज करते हैं जब चीजों को एक्सप्लेनेशन करवानी हो हमें, ठीक है ना। तो और भी कई सारी चीजें, वेदर है, इफ है, आस्क है, देयर आर द लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो हमें यानी कि हम यहाँ पे नरेशन में यूज करते हैं, वो तो बाद की बात है, मैं सिर्फ बेसिक तैयार कर रहा हूँ आपका, क्योंकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग फिर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पाई पूरा का पूरा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, अब मुझे एक बात बताइए, जो ये है ना ये वाली स्पीच राम गोज देयर, ये टेंस कौन सा है, ठीक है। तो आपका क्विक रिस्पॉन्स आया भाई ये हमारा क्या है, प्रेजेंट, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई फिर ये कौन सा टेंस है, तो आपने कहा सर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यही बोलोगे ना आप, क्योंकि वेंट है, क्योंकि वेंट क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस इंक्लूडेड है। अब जब आप ये कह रहे हो कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मैं ये कहता हूं भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। अब इसका भी एक रीजन है, अब इसका भी अपना एक स्पेसिफिक रीजन है, वो हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो कैसे, अगर मैंने ये बोल दिया ना भाई कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर मैंने ये बोल दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर भाई मामला पलट जाएगा, यानी मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, यानी कि अपनी जो एक्चुअल सेंस है ना वो बदल जाएगी सेंटेंस में। एक्चुअल सेंस कैसे बदल जाएगी सेंटेंस में, देखो कैसे। अगर मैं आपसे ये बोला, चलो मैंने आप थोड़ी सपोज मैंने कोई किसी को आया, ठीक है ना, मैंने कोई आखिर सपोज आपके क्लास में कोई आया, तो आप क्या बोलोगे, ये उसके पेरेंट्स थे,
ये उसके पेरेंट्स थे, यानी कि थे, यानी कि थे का मतलब क्या है, यानी कि अब नहीं है, यानी कि अब नहीं है। तो आप क्या कहोगे, भाई मैं टेंस नहीं बदल रहा, मैं टाइम बदल रहा हूं, मैं टेंस नहीं बदल रहा, मैं टाइम बदलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं टेंस नहीं बदल रहा। तो वहां पे फिर अगर मैंने यहां पे टेंस बदल दिया ना, तो देखो क्या टेंस, अगर मैंने यहां पे अगर इसको टेंस बोल दिया, तो चलो देखो अब क्या, मैं आपके सामने एक स्पीच लिखता हूं कि राम सेड टू मी, या ऐसे लिखते हैं इसको, शी सेड टू मी, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, शी टोल्ड, शी सेड टू मी राम, शी सेड टू मी राम इज अ टीचर, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अब इसकी अगर मैं मीनिंग निकालने की कोशिश करूं, सी सेड टू मी, सी ने कहा मी को, क्या, राम इज अ टीचर, कि राम एक टीचर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं फिर, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी दैट राम वॉज अ टीचर, राम वॉज अ टीचर। तो यार आप एक बात बताओ, वो अब बंदा टीचर नहीं रहा, क्यों, क्या आप क्या बताने की कोशिश करो, राम वॉज अ टीचर, कि राम एक टीचर था। तो हाउ टू बी पॉसिबल कि राम एक टीचर था, दैट मीन्स वो अब नहीं है। सपोज यहां पे अगर फादर होता, चलो मजाक की बात कर लेते हैं, अगर यहां पे फादर होता फिर क्या बोलते हैं कि राम वॉज ए फादर, राम उसके क्या थे, फादर थे। तो मतलब क्या, अब नहीं है, अब चेंज कर दिए। तो यार ये एक्चुअल सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो टेंस वो नरेशन में कभी भी, अब मैं यही चीज यहां पे प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, नरेशन में कभी भी नरेशन में टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता। ये लिख के काटना कि नरेशन में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ये लिख के काटना, सिर्फ टाइम चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। तो यही चीज मुझे यहां प्रूव करवानी थी कि नरेशन में हम हमेशा यानी कि टाइम चेंज करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है ना। वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें टाइम चेंज होता है, बट ये नहीं कि हर कंडीशन में टाइम चेंज होता है। बट 99.9% हम सिर्फ टाइम ही चेंज करते हैं, हम टेंस चेंज नहीं करते। तो ठीक है ना, तो ये चीज यहां पे हमेशा कंसिडर करके चलना। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, बट ये पास्ट इंडेफिनेट नहीं है। तो आप इसको लिख के काट लेना, ये क्या है, सिर्फ पास्ट का टाइम है, सिर्फ पास्ट का ये टाइम है। और मुझे यही चीज यहां पे प्रूव करवानी थी। तो आपने पोस्टर में देखा भी होगा कि नरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि नरेशन का कॉन्सेप्ट आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा ये चीजें। तो यही चीज ये वाली प्रूफ करनी थी मुझे कि भाई ये सारी चीजें यहां पे ऐसे पैरेलल चलती हैं, क्योंकि हमेशा हम इसमें कंसिडर करते हैं कि राम वेंट, यानी कि राम वेंट देयर, कि एक राम एक टीचर है, यानी कि राम एक टीचर है अभी भी, ठीक है ना, अभी भी है टीचर। तो हम इस चीज को ऐसे सेंस नहीं लगाए कि इसका मतलब पास्ट है, तो हम पास्ट की क्रिएशन फॉर्मेशन चेंज कर देंगे कि शी ने बतलाया था कि राम वॉज अ टीचर, कि राम एक टीचर है अभी भी, है ना, कि राम एक टीचर है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि राम एक टीचर था। तो यहां पे हमेशा आप ये कहोगे कि ये पास्ट का एक क्या है, टाइम है, टेंस नहीं है। तो टेंस लिख के काट लेना ताकि आपको चीजें हमेशा नोन रहे, ठीक है ना। तो यही चीज मुझे यहाँ पे प्रूव करवानी थी। तो एक्चुअल में ये चीजें यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलती हैं। यही नहीं कि ये पूरी की पूरी जो हमारी स्पीच होती है वो होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, देयर आर द लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, जिनको हमें कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि एक्चुअल जो बतलाते हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो चीज कही जाती है उसको हम क्या, वो सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि किसी चीज को हमें कहना, वो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट करने वाली वर्ब। और जो चीजों का एक्सप्लेनेशन करवानी होती है वो कहते हैं हम उसको रिपोर्टेड स्पीच। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें यहाँ पे पैरेलल चलती हैं। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें कैसे पैरेलल चलती हैं और कैसे पैरेलल चलनी चलती। तो यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर मैं आपका आगे का स्टेप उठाता हूं। आगे का स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि नरेशन का ये कॉन्सेप्ट आपने देख ही लिया होगा कि कैसे नरेशन की, मतलब कि कैसे चीज़ों को हम टैकल करके चलते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, यानी कि आप अगर देखो, अब ये रटना नहीं है आपको कि हमेशा एग्जाम में इनडायरेक्ट स्पीच आ गई, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। अब जो रिसेंट में जो एग्जाम आ रहे हैं बच्चे, उसमें हर एक एग्जाम में इनडायरेक्ट स्पीच दी जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच दी जाती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच से हमें जस्टिफाई करना पड़ता है हमें डायरेक्ट स्पीच। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे उतारा। इसका मेन पर्पज मैं बताऊं ना, तो यही इसका मेन पर्पज है। क्या, क्योंकि आप चीजों को अंडरस्टैंड करके चलो। अगर सपोज आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे दी तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे बच्चे डायरेक्ट स्पीच, ये भी तो लॉजिकल चीजें होनी चाहिए ना। तभी मैंने एक एक चीज को बताया कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे चीजें चेंज होती है। अब आप एक बात बताओ, अब आपको यह भी पता है शी टोल्ड किस में बदलता होगा, ओरिजिनल। अगर इसको ओरिजिनल ढूंढना है ना तो एक स्टेप पीछे चले जाना। अगर इसका ओरिजिनल आपको ढूंढना है तो एक स्टेप पीछे चले जाना, आपको हमेशा ओरिजिनल मिल जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं टोल्ड को सेट टू में रहा होगा और रोहन का रोहन रहा होगा।
ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको दैट मिलेगा। रोहन यानी कि राम की जगह राम रहेगा। वेंट की जगह कहीं ना कहीं इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई होगी, यानी कि पास्ट की बात करेगा तो वहां पे वो प्रेजेंट की बात करेगा, बट ये पास्ट का टाइम है, वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। और देर के देर तो आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं देखो, मैं सीजीएल मेंस का एग्जाम सॉल्व कर रहा था एक दिन बैठे बैठे, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि जो अभी रिसेंट में जो अभी लगा है मेंस, जिसमें 45 क्वेश्चंस थे, तो उसके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जो नरेशन पे बेस्ड थे। तो नरेशन में क्या है, एक दो यानी कि दो से तीन क्वेश्चन आए थे उसमें। तो 2 से 3 क्वेश्चनों में उसमें क्या दे रखा था बच्चे, उसमें ये दे रखा था कि आपको डायरेक्ट यानी कि उसको सीधा फॉर्म आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी थी, यानी कि सारा का सारा आपको पका पकाया यहाँ पे दे रखा था, टोल्ड दैट वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई थी, और आपसे ये कह रहा था कि आप इसका डायरेक्ट स्पीच फाइंड करो। तो अब यहाँ पे बताओ, जो बच्चा यानी कि जो जिसने रटा होगा वो कैसे फाइंड आउट कर पाएगा। मैं 99% चैलेंज करके कह रहा हूं वो फाइंड आउट ही नहीं कर सकता जिसने रट रखा है नरेशन। क्यों? क्योंकि यार एग्जामिनर आपको वाकई में अब ये देखना चाहता है कि आपको इंग्लिश में एक्चुअल में आता क्या है, ठीक है ना। इसीलिए उसने देखो डिस्क्रिप्टिव खत्म करके अब यानी कि 45 नंबर की आपकी इंग्लिश ले रहा है और इसी पे बेस्ड मेरिट बनती है। तो वाकई में आपको एग्जामिनर अब ये देखना चाहता है कि आपकी एक्चुअल में आप इंग्लिश का आपको ज्ञान कितना है, आप इंग्लिश में एक्चुअल में क्या जानते हो, कहीं आपने चीजें रट तो नहीं रखी। तो यही चीजें यहाँ पे मैं प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रटना मत, क्या पता इनडायरेक्ट स्पीच दे दे और आपसे वो डायरेक्ट स्पीच पूछ ले, क्या पता का बात नहीं है, वो पूछेगा। एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे रहते रहते हैं, आपको सीधा सीधा उठ के दे देगा डायरेक्ट स्पीच, आपको उसको सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच दे देगा, आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ओरिजिनल चले जाना, एक स्टेप पीछे चले जाना, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसे ही ढूंढता हूं भाई, कहीं ना कहीं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रही होगी तो कहीं ना कहीं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस या ईएस इंक्लूडेड है, तो दैट मींस आपको ये पता चल जाएगा भाई कहीं ना कहीं ये एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट की बात कर रहा है। और टोल्ड यानी कि ये भी तो पास्ट की बात है, ये भी तो पास्ट की बात है, बट ये भी पास्ट की बात है तो कहीं ना कहीं ये भी पास्ट में ही रहा होगा, यानी कि बात तो सारी पास्ट में ही कहीं की गई होंगी और वो एक्चुअल में आज बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे मैटर करती है कि सारी की सारी चीजें कैसे मैटर करती है और कैसे चीजें पैरेलल चलती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप मतलब कि टैकल कर लेके चलना, ठीक है ना। और जिसने भी मुझे अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा, फटाक से मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे मैं लेक्चर्स के रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे अपडेटेड कर देता हूँ, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे जो भी छोटी छोटी क्लिप्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ स्पोकन के रिलेटेड, वो भी आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, और वहाँ पे मैं लेक्चर की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम चैनल को शेयर करना, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे मैटर करके चल रही है। तो यहीं पे मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रियल मोटिवेशन होता है ना, वो रियल मोटिवेशन कभी भी वीडियो से नहीं मिलता, कभी भी किसी टीचर से नहीं मिलता, ये फैक्ट है भाई, ठीक है ना। आप देखते होगे यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस आई मतलब कि मोटिवेशन के रिगार्डिंग, बट एक्चुअल जो रियल मोटिवेशन है ना, वो सिर्फ खुद से ही मिलता है। रियल मोटिवेशन कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा मोटिवेशन लेने के लिए अपने एफर्ट्स देखो, यानी कि खुद की तलाश करो। खुद की तलाश दैट मींस, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टडी करो, और उस एक दिन की स्टडी में आप ये देखने की कोशिश करो कि मेरे कितने एफर्ट्स थे, मैंने कितने एफर्ट्स लगाए, ठीक है ना। अगर मैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 25 क्वेश्चन, अगर मैं प्री के सॉल्व कर रहा हूं, तो उस 25 क्वेश्चंस में मेरे कितने सही हुए, ये एफर्ट्स मैटर करता है, ठीक है ना। कि एक्चुअल में आपने आज वो सीखा, वही एक रियल मोटिवेशन होता है, वही एक रियल मोटिवेशन होता है। क्या कि एक्चुअल में आपने आज सीखा क्या है, चाहे वो ये नहीं कि वो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हो, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसको आप एक्सप्लोर करते हो और जो आप अपने बारे में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि अपने एफर्ट्स से प्यार करो, अपने एफर्ट्स बताने की कोशिश करो, यानी खुद को ही अपने एफर्ट्स बताओ। एक एग्जांपल मैं यहां पे फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। जब हम दौड़ करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई एग्जाम के फिजिकल निकालने की हम तैयारी करते हैं, तो हम रनिंग करते हैं, बहुत यानी कि बेहतरीन तरीके से हम रनिंग करते हैं, और जो हमारे वो फेस पे जो पसीना आता है, और अगर उसको हम बाय चांस देख लें, तो वही एक रियल एफर्ट्स होता है, और उसी से हमें मोटिवेटेड मिलता है कि कहीं ना कहीं मैं कल और बेहतर रनिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं कल और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो वही एक रियल मोटिवेशन छुपा हुआ है। यानी कि मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि सेल्फ मोटिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन इन आवर लाइफ, इन माई लाइफ, इन योर लाइफ। अपने एफर्ट्स, अगर जिसने अपने एफर्ट्स से प्यार कर लिया ना, वो भाई साहब इतिहास क्या, वो कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से ही हमें सारी चीजें निकल के आती है। तो हम किसी पर्सन को
यानी कि हम किसी पर्सन को देख के हम मोटिवेटेड नहीं होते, हमारे एफर्ट से हमें मोटिवेट होना पड़ता है। यानी कि खुद की तलाश करना सीखो, खुद के बारे में सोचना सीखो, खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, वहीं से सारी चीजें क्रिएट होती है। अगर आप अपनी ही रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप क्या ही चीज इंप्रूव कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर की क्वालिटी को आप पहले जस्टिफाई करने की कोशिश करो, अपने अंदर के हुनर को पहचानो कि आई कैन डू एवरीथिंग, कि मैं भी ये कर सकता हूं, मैं भी ये कर सकता हूं। ठीक है ना। तो मेरे ये शब्द बड़े ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो अपनी लाइफ में, अपने एफर्ट से प्यार करो। जो भी आप करते हो उस चीज का आप शाम को आके वो चीजें देखो, या कि भाई आज मैंने ये करा। हम लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, हम वहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि अपने एफर्ट्स देखो कि भाई आज मैंने क्या चीज सीखी, आज मैंने ये चीज सीखी, आज मैंने ये चीज सीखी। अगर सपोज हम 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले दिन 9 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करो, अगले दिन 10 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करो। ये होता है एक अपने एफर्ट्स से प्यार। ठीक है ना। तो यही एक रियल मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन कभी भी वीडियो से नहीं आता, कभी भी किसी चीज से नहीं आता, किसी को हम देख रहे हैं उस चीज से नहीं आता। रियल मोटिवेशन हमेशा सेल्फ एफर्ट से आता है। सेल्फ एफर्ट से आता है कि हम क्या चीजें डे टू डे लाइफ में करते हैं और हम लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे निकल के आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपनी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, देन सारी वो चीजें स्टार्ट करने की कोशिश करो। ठीक है ना। तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मेरे को यही चीज प्रूव करनी थी, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा था ना, वही मैं यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं फिर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं यार बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मेरे को यही चीज यहाँ पे बतानी थी कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा है आजकल, इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा है आजकल, और वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना। सेम एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव, आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ते हो, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में भी सेम फंडा यही है कि आपको आप अब क्या दे रहा है एग्जामिनर, सीधा सीधा उठ के पैसिव वॉइस दे रहा है कि आप इसको फाइंड आउट करो कि इसका एक्टिव वॉइस क्या हो सकता है। कहीं आपने रट तो नहीं रखी चीजें। अब जो रट्टाफिकेशन है वो तो भाई मैं ना दावे के साथ कह रहा हूं वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। और जिसने कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख रखी है कि भाई ये चीजें इसमें चेंज होगी, ये चीजें ऐसे बनेगी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है वो। ठीक है ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव का भी मैं एक दिन ब्रीफ ले आऊंगा कि वहां पे कैसे चीजें चेंज होती है और वहां पे कैसे चीजें चेंज नहीं होती। तो वो भी मैं एक ब्रीफ वीडियो लेके आ जाऊंगा, इसी के जैसे मैं नरेशन लेके आऊं तो वैसे ही मैं वो ले आऊंगा। ठीक है ना। अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं एक्टिव पैसिव के, बट मैं अगर कोई प्रीवियस ईयर में सॉल्व करता हूं तो उसमें अगर मैं देखता हूं तो वो भी मैं फिर कंपाइल करके एक बेहतरीन फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी वोकैब की क्लासेस में, जो भी हम कंटिन्यू कर रहे थे वोकैब की क्लास। वोकैब की क्लास मैंने रोक के इसीलिए मैं ये क्लास लेके आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैं वो यहाँ पे क्लास ले आया। अदरवाइज हम आगे अब वोकैब स्टार्ट करेंगे, जो भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, देखो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वोकैब है, वोकैब भी पढ़ते रहेंगे, ग्रामर भी पढ़ते रहेंगे, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।